राजा हरिश्चंद्र, राजा अग्रसेन, राजा भोज और राजा भरत, इन सारे नामों में एक टाइटल कॉमन है, राजा। ठीक ऐसे ही इन नामों को सुनिए। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा विक्रम, महाराजा दलीप सिंह, इन नामों के आगे लगा हुआ है महाराजा। लेकिन अभी रुकिए, लिस्ट में एक और चीज रह गई है। आपने नाम सुने होंगे लाइक सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त। ऐसे ही नाम मिलता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का। महाभारत में युधिष्ठिर को भी चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। इन दोनों नामों में सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट दो आते हैं अलग अलग। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो काशी पर राज करने वाले शासक को इन उपाधियों से बुलाने की बजाय काशी नरेश कहकर बुलाया जाता है। हमारे देश पर जितने भी लोगों ने राज किया है उनके नामों के आगे इसी तरह से अलग अलग टाइटल आपने सुने होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन टाइटल्स का, इन उपाधियों का मतलब क्या होता है? क्यों हम महाराजा रणजीत सिंह को सम्राट रणजीत सिंह नहीं बुलाते? क्यों काशी नरेश को राजा काशी नहीं बुलाते? आखिर एक महाराजा, एक सम्राट के बीच में अंतर होता क्या है? इसमें कौन सा ज्यादा ताकतवर होता है और ऐसा क्यों होता है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले शुरू करें तो नाम आता है राजा का। आज कई लोग अपने बच्चों का नाम ही राजा रख लेते हैं, लेकिन असल में राजा एक नाम नहीं बल्कि टाइटल हुआ करता था। इस टाइटल के इतिहास में जाएं तो इसकी जड़ें मिलती हैं संस्कृत भाषा से। राजा सबसे पुरानी उपाधियों में से एक मानी जाती है। राजा शब्द निकलता है संस्कृत के राज शब्द से, जिसका मतलब है टू रूल या फिर शासन करना। ऋग्वेद में राजा शब्द का इस्तेमाल देवताओं और कबीले के सरदारों के लिए किया गया है, जो कि अपने लोगों या जन पर शासन करता था। इन राजाओं का खान पान और रहन सहन बहुत आलीशान नहीं होता था। आज तो लोग महंगी महंगी शर्ट्स पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए, अच्छे अच्छे और प्लेन सॉलिड शर्ट्स पहनते हैं जिन्हें लोग खूब पसंद भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग की ये ग्रीन शर्ट आप मिंत्रा पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन तब उस दौर में इस तरह का पहनावा नहीं होता था, बल्कि एक बेसिक पहनावा हुआ करता था। ये राजा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देवताओं को खुश रखने के लिए अनुष्ठान भी करता था, जैसे कि यज्ञ वगैरह। वैदिक काल, जिसे ग्रामीण सभ्यता का काल माना जाता है, तब राजा भी बहुत बड़े नहीं होते थे, बल्कि एक छोटे से हिस्से पर रूल करते थे। ऋग्वेद में अगर आप देखें तो 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि 10 राजाओं ने मिलकर लड़ा था। हालांकि आगे चलकर जब ये लोकल कबीले जनपदों और महाजनपदों में बदल गए, तब राजा का रूलिंग एरिया भी बढ़ गया और उसे और ज्यादा ताकतवर माना जाने लगा। अब राजा का अपना एक बड़ा एरिया होता था जहां वो अपनी प्रजा पर शासन करता था। ठीक ऐसे ही जनपद महाजनपद आने के बाद राजा के बाद शब्द आता है महाराजा। इसका लिटरल मीनिंग है महान राजा, यानी कि महाराजा वो होते थे जिन्होंने कई राजाओं के ऊपर विजय हासिल करके खुद को उन राजाओं का लीडर घोषित किया था। यानी कि कई राजाओं को जीतकर उन्हें अपने कंट्रोल में करने वाले शासक को महाराजा की उपाधि दी जाती थी। महाभारत और पुराणों में, खासकर विष्णु पुराण में ऐसे महाराजाओं का जिक्र मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों की 12 मिसलों को एक किया था और खुद को महाराजा कहा था। ऐसे ही महाराणा और महाराजा में भी फर्क नहीं है। कई अलग अलग रियासतों ने सिसोदिया वंश की अधीनता को स्वीकार किया था, इसीलिए महाराणा टाइटल आपको देखने को मिलेगा महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के नाम के आगे। ठीक ऐसे ही सम्राट शब्द की भी अपनी कहानी है। सम्राट उस शासक को कहा जाता था जिसने बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया हो। सम्राट का अर्थ होता है अकेला राज करने वाला। अगर देखा जाए तो मौर्य काल में सम्राट शब्द का महत्व बढ़ता है जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजाओं ने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही जीत लिया। इसी सम्राट से एक दूसरी अवधारणा निकलती है जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट असल मायनों में सम्राट से भी बड़ा होता है। इसका मतलब है एक ऐसा यूनिवर्सल शासक जिसके रथ के चक्र यानी पहिए हर दिशा में बिना किसी विरोध के घूमते हैं। तो अगर देखा जाए इन सभी पदों में सबसे छोटा पद होता है राजा का। कई राजाओं को मिलाकर बनता है एक महाराजा। जब एक महाराजा कई दूसरे महाराजाओं को जीत लेता है, यानी कई महाराजाओं को हरा कर वो एक सम्राट बनता है। और जब एक सम्राट कुछ दूसरे सम्राटों को हरा देता है तो उसे कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट।
यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे लेकिन चक्रवर्ती नहीं, क्योंकि वो कलिंग नहीं जीत पाए थे। या इससे पहले जिन नंद राजाओं को उन्होंने हराया था वो महाराजा थे, क्योंकि नंदों ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं किया था। वेस्टर्न इंडिया उनकी पकड़ से दूर था। चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर अशोक का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कलिंग को भी जीत लिया था और कोई भी बड़ा हिस्सा नहीं बचा था हराने के लिए। इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो ये सभी टाइटल बस लैंग्वेज के लेवल पर अलग अलग नहीं है, बल्कि इनकी अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है। एक राजा एक छोटे किंगडम से जुड़ा होता था जिसकी नेचुरल बाउंड्रीज होती थी। ऐसे ही कई छोटे छोटे किंगडम पर रूल करने वाले को महाराजा कहते थे, यानी कि ये राजा महाराजाओं के अधीन होते थे। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि राजा और महाराजा के बीच ये जो अंतर है ये मौर्य काल के दौरान क्लियर कट हुआ, जब राजाओं ने छोटी राजशाही पर कंट्रोल करने की कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो आपको महाजनपद काल में मगध के राजाओं में इस तरह के टाइटल नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे हम अजात शत्रु, शिशुनाग या बिंबिसार के नामों के आगे टाइटल ज्यादातर नहीं देखते, क्योंकि तब ये टाइटल वेल डिफाइंड नहीं थे। वहीं सम्राट की उपाधि को लेकर हिस्टोरियन डीएन झा ने कहा कि अशोक जैसे मौर्य राजाओं द्वारा सम्राट की उपाधि को अपनाना उनके अधिकार को उपमहाद्वीप को एक करने वाले नेता के रूप में पेश करने का एक स्ट्रेटेजिक कदम था। इसके साथ ही चक्रवर्ती उपाधि जो अक्सर सम्राट के साथ जुड़ी होती है, ये एक तरह से राजा को भगवान से जोड़ने का तरीका था। चक्रवर्ती सम्राट के कॉन्सेप्ट के बारे में अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। अब दोस्तों, सम्राट बनना तो फिर भी आसान था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बनना बेहद मुश्किल काम होता था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक यज्ञ करना होता था और इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में सम्राट अपने योद्धाओं के साथ एक घोड़े को 1 साल के लिए भटकने के लिए छोड़ देता था। यह घोड़ा जिस राज्य में जाता था, या तो वो राज्य उस सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लेता था या फिर सम्राट के योद्धाओं को चुनौती मिलती थी। 1 साल तक इसी प्रोसेस में यह घोड़ा चलता है और आखिर में अगर कोई दुश्मन घोड़े को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं होता है तो घोड़े को राजा की राजधानी में वापस ले जाया जाता था। फिर इसी घोड़े की बलि दी जाती थी और राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था। ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ गुप्त राजाओं ने कराया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजा और सम्राट के बीच में क्या अंतर है। हालांकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मौर्योत्तर काल में इन उपाधियों के अलावा दूसरी उपाधियां भी चलने लगी, जैसे कि महाराजा धीराज। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि का इस्तेमाल किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये टाइटल डिप्लोमेसी को भी दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा शासक शासन व्यवस्था में कितना ऊपर है। अब आते हैं इस बात पर कि नरेश का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे राजा एक छोटे हिस्से पर रूल करने वाले शासक को कहा जाता है, वैसे ही नरेश शब्द भी राजा के बराबर ही होता है। नरेश का मतलब हुआ नर का ईश्वर, यानी वो व्यक्ति जो सभी नरों या इंसानों का भगवान है। अब राजा और नरेश में अंतर यही है कि राजा के टाइटल में दैवीयता या डिविनिटी नहीं है, भगवान से जोड़ने की कोशिश नहीं है, जबकि नरेश टाइटल बताता है कि उस शासक ने खुद को लोगों के भगवान के रूप में स्थापित किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइटल के लिए ऐसे महाद्वीप को जीतना या बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये राजा द्वारा खुद को दिया गया उपनाम है, राजा और महाराजा वाला टाइटल नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नरेश, राजा, महाराजा और सम्राट में क्या अंतर होता है। आज की कहानी बस यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।